ओके, सो सर वेलकम है आपका अगेन हमारे चैनल योगेंद्र सिंह योगी पे। थैंक यू। वेल सर, अभी तक हमने आपके साथ कई सारी वीडियो शूट की जहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हुए हैं एंड लास्ट में भी अभी हमने हरियाणा इलेक्शन के बारे में कवर किया था जिसपे हमें काफी अच्छा रिस्पांस भी देखने को मिला। सर जो हमारा आज का टॉपिक है, जो आज हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे वो हमारे जम्मू कश्मीर इलेक्शन से रिलेटेड होंगे, क्योंकि अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा सस्पेंस, बहुत ज्यादा हाइप में है जम्मू कश्मीर इलेक्शन। तो अभी से जो जी हाँ बोलिए, आप बोलिए, क्वेश्चन पूरा कीजिए प्लीज। सर एक्चुअली जो जम्मू एंड कश्मीर है ना, वो कहने को तो भारत का ही पार्ट है, बट हमेशा से उसको बहुत ही अलग दर्जा दिया गया, हमेशा से उसको बहुत अलग तरह से ट्रीट किया गया। वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस अलग थे। जैसा कि हमें पता है कि वहाँ पे 10 साल बाद कोई इलेक्शन हो रहा है धारा 370 हटने के बाद। तो आपको क्या लग रहा है सर, वहाँ पे इलेक्शन का क्या हाल है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि जम्मू कश्मीर का मिजाज और जम्मू कश्मीर स्टेट और स्टेटों से बिल्कुल अलग है। एक तो बॉर्डर स्टेट है और दूसरा विवाद, जब से ये हमारे साथ जुड़ा है तो उसमें कई तरह के इश्यूज रहे हैं। और जो आपने कहा कि ये इलेक्शन जो हो रहा है वो 2019 में धारा 370 और 35 से हटा दिया था और उसके बाद से ये इलेक्शन हो रहा है। और उसमें एक काम और हुआ था जो किसी भी स्टेट के साथ नहीं हुआ। वो काम ये हुआ कि उस स्टेट का फुल दर्जा हटा के उसको यूटी बना दिया। स्टेट फुल स्टेटहुड का दर्जा हटा के यूटी बना दिया और उसके दो हिस्से कर दिए, एक हिस्सा जम्मू कश्मीर और एक हिस्सा लद्दाख कर दिया। वो भी एक यूटी बन गई है। तो जो वैली के लोग हैं वो तो 370 और 35 से हटाने से बहुत ही नाराज है। वो कहते थे कि हमारा हिंदुस्तान के साथ एक पुल था। और जम्मू के लोग भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है क्योंकि उनको भी एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था। हालांकि जो कश्मीर है वो मुस्लिम एरिया है, जम्मू थोड़ा सा हिंदू बहुल एरिया है, पर वहाँ के लोगों को भी एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। और इस सबसे बड़ी बात यह है कि 370 और 35 के हटने से ज़्यादा जम्मू कश्मीर के लोग और लद्दाख के लोग ये इस बात से ज़्यादा नाराज है कि हमारा जो फुल स्टेट हुड था वो घटा के यूटी कर दिया, जिसमें स्टेट असेंबली की पावर्स की सारी पावर एलजी के पास चली जाती है। तो इसका असर बहुत ज़्यादा है। इस बात से बहुत ज़्यादा, लेकिन उससे भी ज़्यादा 370 से ज़्यादा हाथ जम्मू कश्मीर का जो आदमी है वो इस बात से हाथ है कि हमारा स्टेट वो, और उनकी अब मेन डिमांड ये है 370 तो कुछ पार्टियाँ कह रही कि रिवोक कर दो, और 370 तो खैर अब रिवोक नहीं हो, दोबारा नहीं हो पाएगा। पर उन सब की बात यह है कि फुल स्टेट मिल जाए। उनका उम्मीद ये थी कि फुल स्टेट मिल के ही इलेक्शन हो, पर ये इलेक्शन अभी यूटी के अंडर ही हो रहा है, एलजी के अंडर ही हो रहा है। तो ये बात थी। ओके, तो सर जैसा कि हमें हाल ही में सुनने में आया कि जब ये इलेक्शन अनाउंस हुए थे तो बहुत ज्यादा इस पे ऐसा हुआ था कि भाई लोग वहां के सही से इलेक्शन को होने नहीं देंगे, बट अभी ये बहुत शांतिपूर्वक जा रहे हैं। देखो, इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्शन बहुत अच्छे से हो रहे हैं और लोगों को जैसे फुल स्टेट की उम्मीद थी पर वो नहीं मिला, तो भी लोग कह रहे हैं कि चलो जैसे भी असेंबली मिलेगी इसमें बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा ले रहे हैं और काफ़ी अच्छी टर्नआउट आई है तीनों फेस में मिलके। और इसमें तो वो तंजीमें भी इलेक्शन लड़ रही हैं जो कभी इलेक्शन के खिलाफ थी और जो बाइकआउट का वो ऐलान करती थी। तो पर इलेक्शन में लोग अच्छे से हाँ इलेक्शन से में बहुत चर्चे में है सर कंपनियां। हाँ नहीं, जैसे हुर्रियत है, जमायती जो कहते थे बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो इस पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। जो इंजीनियर रशीद है उसकी पार्टी इलेक्शन लड़ रही है। तो मतलब बहुत तरह के लोग जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट के वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो सब इलेक्शन लड़ रहे हैं इस बार, इसमें तो कोई शक नहीं है। और जो अब आप कह रहे हो कि आगे आपका मेरे ख्याल से क्वेश्चन ये रहेगा कि असेसमेंट क्या रहेगा इलेक्शन का, जो रिजल्ट। हाँ, मेरा मतलब यही होगा कि क्योंकि एक बहुत नेचुरल करेक्शन बात होने के बाद एक नेचुरल क्वेश्चन आता है कि अब इलेक्शन के बाद होगा क्या, बनेगा कि बात कैसे, रिजल्ट किस तरह से आएंगे। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जम्मू कश्मीर दो हिस्सों में है, एक जम्मू और एक कश्मीर। कश्मीर में अब डिलिमिटेशन के बाद कश्मीर एरिया की 47 सीटें हैं और जम्मू की 43 सीटें 43। तो कुल 90 सीटों पे इलेक्शन होना है। कश्मीर जो है मुस्लिम एरिया है और जम्मू जो है हिंदू डोमिनेटेड एरिया है। तो इस इलेक्शन का रिजल्ट इस तरह जाएगा, जो जम्मू एरिया है वहाँ पर तो टक्कर बीजेपी और कांग्रेस की है।
इसमें मेजर पार्ट जो है कांग्रेस और बीजेपी में लड़ा जाएगा। और मेरे हिसाब से जो है बीजेपी की 20-22 सीटें आनी चाहिए। और इसमें और वैली में जो है वो एनसी और कांग्रेस के की बहुमत ज़्यादा आएगा, जो वैली है उस पार्ट में। और उसमें भी एनसी और नेशनल कॉन्फ्रेंस से कह रहे हैं, और कांग्रेस तो खिलाफ लड़ ही रही हैं, पर जितनी और पार्टियां हैं, पीडीपी है, ये इंजीनियर रशीद की पार्टी है, सज्जाद लोन की पार्टी है, फारूकी की पार्टी है, ये सब लोग लड़ रहे हैं, कुछ इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। तो एक बात वैली में सबको कॉमन है कि बीजेपी से सब नाराज हैं। बीजेपी का नाम लेके तो वहां कोई लड़ नहीं सकता इलेक्शन। और वैली में मतलब बीजेपी का तो खाता ही नहीं खुलेगा। एक सीट पे उम्मीद है जहां थोड़ा सा कश्मीरी पंडित है, नहीं तो बीजेपी का तो खाता नहीं खुलेगा। पर इस बार बीजेपी प्रॉक्सी इलेक्शन लड़ रही है। वो इंडिपेंडेंट्स को, कुछ दूसरी छोटे मोटे पार्टियों को, कुछ लोग कह रहे हैं फंडिंग करके इलेक्शन लड़ रही है। और बीजेपी की उम्मीद ये है कि अब इलेक्शन के बाद हम इसके साथ इन सब पार्टियों को मिला लेंगे। पर अगर ये पार्टियां वहां से मेजर, जैसे मैं कह रहा हूँ कि 20-22 बीजेपी की आएगी, तो कांग्रेस और एनसी का फ्रंट भी 35 सीट ले जाने की, 35-40 सीट ले जाने की उसमें होगा। और तो पूरा बहुमत तो शायद किसी को नहीं आएगा, फ्रैक्चर्ड आएगा। बाकी सब डिपेंड करेंगे, जो छोटी इंडिपेंडेंट है, छोटी पार्टी है, पीडीपी है। तो अगर पॉलिटिकल और सोशल प्रेशर देखा तो वैली की एक भी पार्टी बीजेपी के साथ नहीं जानी चाहिए, क्योंकि सब बीजेपी के खिलाफ लड़के वोट मांग रहे हैं। और पीडीपी तो बिल्कुल नहीं जाएगी, क्योंकि पीडीपी पिछली बार बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी तो उसकी हालत बहुत खराब है। तो पीडीपी की भी 6-7 सीटें आने की उम्मीद है। तो अगर ये इन बाकी उस पे अब बोलिए, कहने का है कि हाँ नहीं, बीजेपी का सारा मामला जो है पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो बनेगा। तो वो क्या है, बाकी पार्टी अखलाक के तौर पे तो इनके खिलाफ है, पर बाद में बीजेपी के साथ लालच में या दबाव में कुछ लोग आ जाए, तब बीजेपी की बात बन सकती है मेरे ख्याल से। तो मेरे ख्याल से आपके सवाल सारे मिल गए होंगे। नहीं सर, नंबर जो आपने बताए हमें, जो आपने नंबर या डिटेलिंग हमें बताई, वो मेरे हिसाब से भी बहुत एक्यूरेट लग रही है, बहुत एग्जैक्ट लग रही है कि इस डायरेक्शन में चीजें जा रही हैं। क्योंकि तीनों फेज की पोलिंग हो चुकी है, बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, तो बहुत ज्यादा बस जो चेंजेस होंगे वो अलायंसों के होंगे, किस तरह से अलायंस होंगे, बस वो है। पर वोट तो जो मैं काउंटी अनैतिकता रही, दबाव रहा, लालच रहा, तब उन हालातों में जाके बीजेपी बनेगी। ये मेरा असेसमेंट है मेरे ख्याल से। तो मेरे ख्याल से आपके सवाल सारे मिल गए होंगे। नहीं सर, नंबर जो आपने बताए हमें, जो आपने नंबर या डिटेलिंग हमें बताई, वो मेरे हिसाब से भी बहुत एक्यूरेट लग रही है, बहुत एग्जैक्ट लग रही है कि इस डायरेक्शन में चीजें जा रही हैं। क्योंकि तीनों फेज की पोलिंग हो चुकी है, बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, तो बहुत ज्यादा बस जो चेंजेस होंगे वो अलायंसों के होंगे, किस तरह से अलायंस होंगे, बस वो है। पर वोट तो जो मैं काउंटिंग बता रहा हूँ वही है कि मतलब छोटी छोटी पार्टी को 1-2 सीटें आएंगी, कुछ इंडिपेंडेंट आएंगे, 5-6 सीटें पीडीपी की आएंगी, और 35-40 का नाम शायद एनसी कांग्रेस होना चाहिए, 20-22 का इसका आने तो ये चाहिए। बाकी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कब बैठेगा, कैसे बैठेगा, वो बाद की बात है। वो उस दिन 8 तारीख को बताया जाएगा क्या होता है क्या नहीं। बिल्कुल सर, जो हमारे क्वेश्चन थे हमें उनके आंसर तो बहुत ही एक्यूरेट और एग्जैक्ट मिले। अब हमें आगे पता मेरा भी कहना है कि क्या रिजल्ट आना है, अभी इसको एक्यूरेट और एग्जैक्ट मत कहो। मैं भी बहुत डर के बोल रहा हूँ, कुछ ऊपर नीचे हो भी सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर मैं अपने फीडबैक से बता रहा हूँ, तो मैं पहले ही माफी मांग लूंगा कुछ ज्यादा फेरबदल हुआ, पर मेरा अपना असेसमेंट है वो मैंने बता दिया। धन्यवाद।